हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12th की बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो में मैंने जीवन चक्र, जीवन अवधि और कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में बात किया था। मतलब कौन सा जीव कितने साल तक जीता है, इस बारे में बात किया। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रजनन के बारे में और प्रजनन के प्रकार के बारे में और भी अधिक बात करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। यानी कि प्रजनन वो प्रोसेस होता है, कोई भी पृथ्वी पर जो जीव जी रहा है उसको सजीव ही कहते हैं। तो सजीवों द्वारा अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये प्रक्रिया नर और मादा के संपर्क में आने के द्वारा संपन्न होती है, जिसकी वजह से संततियों का निर्माण पॉसिबल हो पाता है। तो प्रजनन सिंपल यही प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी जाति की संख्या को बढ़ाया जाता है। ये तो हो गया प्रजनन। अब प्रजनन के प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार है हमारे पास लैंगिक प्रजनन। इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है इसको। तो लैंगिक प्रजनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। तो नर और मादा द्वारा बनाए गए गैमेटों का संलयन होगा, यानी युग्मकों का क्या होगा, संलयन। और युग्मकों का संलयन होगा तो संलयन होने के बाद में इन युग्मकों के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया देखने को मिलेगी और अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। उसके बाद युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट से भ्रूण तक का सफर मां के गर्भाशय में पूरा होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन कहलाती है। अब समझते हैं हम कि लैंगिक प्रजनन ज़्यादातर किन जीवों में देखने को मिलता है। तो लैंगिक प्रजनन ज़्यादातर उच्च कोटि के जीवों में देखने को मिलता है, जैसे कि जो वर्टिब्रेट होते हैं। पॉसिबिलिटी वर्टिब्रेट एनिमल्स में देखने को मिलती है। अब वर्टिब्रेट एनिमल में ज़्यादातर लैंगिक जनन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नॉन वर्टिब्रेट के कुछ फाइलम्स के अंदर भी लैंगिक जनन देखने को मिला है। लेकिन जो प्रोटोजोआ फाइलम की बात करें वहाँ पर अलैंगिक जनन और मुख्य रूप से अलैंगिक जनन ही देखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन एक ऐसा जनन है जिसमें बिना युग्मक निर्माण के, बिना युग्मक संलयन के एक ही जनक द्वारा, मतलब एक ही कोशिका होती है उसके द्वारा, एक ही जनक द्वारा संततियों का निर्माण होता है। तो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब अलैंगिक प्रजनन निम्न कोटि के जीवों में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन उच्च कोटि के जीवों में देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रजनन नॉन वर्टिब्रेट स्पेशली जो यूनिसेलुलर जीव हैं उनके अंदर देखने को मिलता है अलैंगिक जनन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो प्रोटोजोआ के अंदर आने वाला अमीबा अलैंगिक जनन करता है। कुछ बैक्टीरियाओं के अंदर जो कि मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आने वाले मुख्य रूप से बैक्टीरियाओं के अंदर। अब हम समझेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला प्रकार है मेरे पास विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजन। इस अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो जनक कोशिका यहाँ पे हर बार प्रोसेस करती है, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर जनक कोशिका शब्द प्रयोग नहीं किया जाता ज़्यादातर है। अलैंगिक जनन के अंदर ये शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ जनक कोशिका ही विभाजन करके संततियों का निर्माण करती है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि जनक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, इसको ही विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब विखंडन जो संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जो उनकी संख्या निर्धारित हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। सबसे पहला प्रकार है द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन, और दूसरा है बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। हम इसमें सबसे पहले समझेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन में जनक कोशिका दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। जो जनक कोशिका होती है बिल्कुल सेम अपनी जैसी, जैसे जनक कोशिका का जो शेप एंड साइज होगा लगभग वैसा ही शेप एंड साइज ड्यूटर सेल्स का भी होगा, यानी पुत्री कोशिकाओं का होगा। तो द्विविभाजन में जनक कोशिका दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें प्रोसेस दो तरीके से कंप्लीट होती है। पहले जो होगा वो होगा केंद्रक का विभाजन, इस इंग्लिश में इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इसके ठीक बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो इसके ठीक बाद जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा, यानी कि टोटल दो बार विभाजन हो चुका है, एक तो कोशिका द्रव का और एक केंद्रक का। दो बार जब विभाजन हो गया, इसीलिए इसको द्विविभाजन का नाम दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, प्लेनेरिया, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब आके देखते हैं बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि इसमें जनक कोशिका
केंद्रक के अनेक बार विभाजन के कारण इसमें जनक कोशिका का केंद्रक जो है वो एक से अधिक बार खुद ही विभाजित हो रहा है। जब एक से अधिक बार खुद विभाजित होगा तो जनरल सी बात है वो एक से अधिक सेल्स का निर्माण करने के लिए ही अपने आप को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से फॉर्म होता है कि इसका केंद्रक एक से अधिक केंद्रकों में विभाजित हो जाता है जनक कोशिका का। अब जितने भी केंद्रक बने वो सारे के सारे सेल्स को फॉर्म करेंगे। ये इस डायग्राम की मदद से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण पे देख लेते हैं। ऐसा मलेरिया परजीवी में देखने को मिलता है कि ये सेल है, अब सेल में एक केंद्रक है और उस केंद्रक को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केंद्रकों में विभाजन कर गया। ये सारे केंद्रक अपने आप में एक ही सेल के अंदर और छोटी छोटी बहुत सी कोशिकाएं बन गई, और भी बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं जो बनी हैं इसके अंदर, ये कोशिका अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी इसके सेल वॉल, इसकी वजह से ये अंदर वाली सभी कोशिकाएं बाहर आ जाएंगी और सभी पुत्री कोशिकाएं एक नए जीव का निर्माण कर देंगी। तो इस प्रकार से हो गया मल्टीपल फ्यूजन, और यहाँ देखने को मिला बाइनरी फ्यूजन। तो ये टाइप किसके हैं? ये वास्तव में ये हमने देखे विखंडन के प्रकार हैं। अभी आपने देखा था मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का डायग्राम आपने देख लिया और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जनक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो एक से अधिक बार विभाजन कर लेता है, यानी कि अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है। जितने भी केंद्रक एक कोशिका के अंदर बनते हैं वो सभी केंद्रक अपने आप में एक कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी कि वो सेल वॉल को ब्रेक करके निकल जाते हैं। वो सभी केंद्रक सेल की फॉर्म में बनने लग जाते हैं फिर, यानी कि वो सभी संतति कोशिकाओं के रूप ले लेते हैं। अब बात करेंगे हम द्वि विभाजन का। तो द्वि विभाजन का जो चित्र है वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी है मैंने द्वि विभाजन का चित्र। तो द्वि विभाजन के चित्र में यहाँ सबसे पहले हमने देखी एक अमीबा कोशिका, और अमीबा कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। अब कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन करेगी, जनरल सी बात है। समसूत्री विभाजन करने पर सबसे पहली प्रक्रिया जो इसके अंदर पूरी होती है वो होती है केंद्रक का विभाजन। पहला स्टेप केंद्रक, ये वाला जो इसमें केंद्रक था वो आपस में दो केंद्रकों में बंटने लग जाता है विभाजन करके। जब दो केंद्रकों में बंटता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन। ठीक है, अब ये जब क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है, दो अलग अलग केंद्रक आपको दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अलग केंद्रक दिख रहा है, यहाँ पर भी अलग केंद्रक दिख रहा है, यानी कि इसके जस्ट तुरंत बाद ही या फिर इसके साथ साथ ही एक और क्रिया संपन्न होती है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव का विभाजन। जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो यहाँ जितना भी साइटोप्लाज्म मौजूद है उसका बंटवारा होने लगेगा। जब उसका बंटवारा होने लगेगा तो इस प्रक्रिया को कहेंगे कोशिका द्रव का विभाजन। अब कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा है, यानी कि एक ही कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाएगी। अब ये दो कोशिकाओं में बट रही है और आगे चल के एक कोशिका अलग हो जाएगी, एक कोशिका अलग हो जाएगी, यानी कि एक ही सेल से दो कोशिका बन गई। इसीलिए कहते हैं अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और एक जनक कोशिका दो नए जीवों का निर्माण करती है। पहला जीव यहाँ देखने को मिल रहा है और दूसरा जीव यहाँ देखने को मिल रहा है। ये दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसका नाम है मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। यह विभाजन एक कोश का जीव जैसे कि यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो यीस्ट जो है यीस्ट में होता है, इस विभाजन को समान नहीं माना जाता, क्योंकि मतलब जैसे कि जब विभाजित हो जाए जनक कोश का और पुत्री कोश का समान मानी जाए, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि जनक कोश का अलग थोड़ी सी और पुत्री कोश का उससे भी अलग होती है, यहाँ ये देखने को मिलता है। ऐसा बुडिंग में देखने को मिलता है, मुकुलन में देखने को मिलता है। होता कैसे ये सब समझते हैं। देखिए, इसमें जनक कोशिका के शीर्ष से एक छोटी सी कलिका जब बहुवृद्धि, जिसको बड़ कहते हैं, उत्पन्न होती है। ठीक है, जब ये बड़ उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद केंद्रक विभाजित होगा। जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा तो एक केंद्रक का हिस्सा जो है केंद्रक विभाजित जो हो चुका है वो आधा चला जाएगा कलिका में और आधा रहेगा पहले से उपस्थित जनक कोशिका के अंदर। अंत में ये जो कलिका वाला हिस्सा है जो निर्मित हुआ है शीर्ष पर, जनक कोशिका के शीर्ष पर, वो क्या होगा, जनक कोशिका से अलग हो जाएगा। जब जनक कोशिका से वो अलग हो जाएगा तो वो नई कोशिका का निर्माण करने लग जाएगा, यानी नई कोशिका का निर्माण वहीं की वहीं हो जाएगा। जब नई कोशिका का निर्माण हो गया तो देखते हैं चित्र की मदद से भी ऐसा, ये जनक कोशिका है। अब जनक कोशिका के शीर्ष पर एक कलिका का निर्माण हुआ है। अब जनक कोशिका के शीर्ष पर कलिका का निर्माण हो रहा है तो उस दौरान ही केंद्रक का विभाजन भी देखने को मिल रहा है। ये केंद्रक जो है, जो कि पहले से मौजूद था जनक कोशिका के अंदर, एक केंद्रक था, उसने विभाजन करके आधा हिस्सा कलिका के अंदर पहुंचा दिया और आधा जनक कोशिका के अंदर है। जब आधा हिस्सा पहुंच चुका है या फिर पूर्ण रूप से केंद्रक विभाजित होकर कलिका में पहुंच चुका है और पहले से मौजूद जनक कोशिका में भी उसका अंश मौजूद है केंद्रक का, यहाँ देखिए। अब ये जो है नई कलिका जो है वो जनक कोशिका से अलग हो जाती है।
स्वतः ही टूटकर अलग हो जाती है। जब स्वतः टूटकर अलग होगी तो ये नए जीव बनाएगा और ये कोश का समय आने पर ख़त्म हो जाएगी और ये नए जीव का निर्माण हो गया। इस प्रकार के विभाजन को मोगलन कहते हैं।